Good morning students. Today we are going to study about universal law of gravitation. ठीक है, आज हम universal law of gravitation के बारे में पढ़ेंगे. Okay, we were doing chapter gravitation, chapter gravitation and topic is universal law of gravitation. Universal law of gravitation. ओके, देखिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि देखिए न्यूटन ने क्या कंक्लूड निकाला था. पूरा जो उन्होंने जो भी समझाया था उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमने जो कल डिस्कस किया था कि किस तरह से एप्पल आपका फॉल हुआ न्यूटन के ऊपर. उसके बाद न्यूटन ने सोचा कि देखिए जिस तरह एप्पल अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, क्या और भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, फिर हमने जितने भी सारे आपके पॉइंट्स लिए उनसे कंक्लूजन क्या निकाला था न्यूटन ने कि जो हर ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वो लॉ है क्या कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट तो अट्रैक्ट कर तो रहा है, बट किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है और उस फोर्स की वैल्यू आखिर कितनी है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है. अब वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो कहते हैं वो जो फोर्स है, जो भी आप दो ऑब्जेक्ट लेंगे. ठीक है, जैसे मान लिया हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, उनके कितने मासेस हैं, उनके प्रोडक्ट के इक्वल और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में उनके स्क्वायर के इक्वल होता है आपका फोर्स. ओके, नाउ लेट अस डिफाइन इट. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object, attracts every other object with a force, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा. तो विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि फोर्सेस किसके इक्वल होता है वो फोर्स, और इसे हम डिराइव करेंगे स्टेप बाय स्टेप. डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये निकालेंगे कि किस तरह से जो आपका फोर्स आता है वो किसके प्रोपोर्शनल आता है. आपका जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर पे. ठीक है, तो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं
अब ये जो आपको स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये आपको तभी समझ आएगी जब हम आगे इसको डायग्राम्स के थ्रू और पूरा डिराइव करके एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इस स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा आएंगे, फिर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि मैं किस फोर्स के बारे में बात कर रही थी और वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हर ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को किस फोर्स के साथ, जो कि फोर्स आपका प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस, derive this expression and you will find this statement very easy. Okay, now let us start deriving the expression. For this let us consider two objects. Okay, let us consider two objects. One object let us consider A and second object let us consider B. Okay, एक आपका ऑब्जेक्ट है A और एक आपका ऑब्जेक्ट है B. Let us consider this as A and this as B. Okay? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यूनिवर्स में, अभी स्टेटमेंट क्या कह रहे थे हम कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, कि हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में, तो लेट द ऑब्जेक्ट्स बी ए एंड बी. लेट अस कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले हमने क्या ले लिए? दो ऑब्जेक्ट्स. कौन कौन से ऑब्जेक्ट ले लिए? लेट अस कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ए का और हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया बी का. तो अभी हमने स्टेटमेंट लिखी थी कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो होगा ये इस वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच और जो फोर्स लगता है वो हम सेंटर से अप्लाई करते हैं. ओके, तो ये वाला फोर्स ये ऑब्जेक्ट का, इस वाले का ये वाला फोर्स. अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी. ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया है? स्मॉल डी के साथ. जो आपका ऑब्जेक्ट ए है इसका मास हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड जो ऑब्जेक्ट बी है इसका मास हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया. अब ध्यान से देखें क्या है. हमने दो ऑब्जेक्ट लिए. Let us consider two objects A and B having masses capital M and small m respectively. ओके, मतलब respectively का मतलब यही हो गया कि पहले हमने A का मास लिखा है. ये जो पहला मास है ये A के लिए है और ये जो सेकंड वाला मास है ये आपका किसके लिए है? B के लिए. अगर आप अलग से लिखना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट ए का जो मास है दैट इज कैपिटल एम और ऑब्जेक्ट बी का मास जो है वो स्मॉल एम है, तो आप लिख सकते हैं. ओके, एंड द ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी, एंड द ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी. ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई. ये आपने अपने वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, नो नीड टू क्रैम. तो हमने क्या कहा, देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमने क्या ले लिए? दो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिए. एक ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया हमने ए और दूसरे ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया हमने बी. ठीक है, और ऑब्जेक्ट ए का मास हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑब्जेक्ट बी का मास हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया. ये जो है ये हमने फोर्स से, ये जो फोर्स है ऑब्वियस सी बात है जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एफ से. अब हम स्टेटमेंट लगाएंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. जो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमने पढ़ा था स्टेटमेंट में, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपका उन मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ओके, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है वो F है. तो लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between two object, force of attraction between two objects be F, two objects be F. ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, F से रिप्रेजेंट कर दिया है. ओके, अब नाउ देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, जो स्टेटमेंट हमने पहले लिखी थी कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ओके, तो अकॉर्डिंग टू हम क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. जो ये फोर्स आएगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द product of their masses. अब किसके मासेस की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किए हैं, टू ऑब्जेक्ट जिसका एक का मास कैपिटल M है, एक का मास स्मॉल m है, इनके प्रोडक्ट की बात हो रही है. तो यहाँ पर फोर्स को हम किससे लिखते हैं, F से. प्रोपोर्शनल का साइन आपका ये होता है कि प्रोपोर्शनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के दोनों मासेस के प्रोडक्ट. तो ये आ गए आपके मासेस और मासेस का क्या आ गया, प्रोडक्ट. ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ का स्टेटमेंट लगाया हमने, क्या लगाया कि यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी मासेस का क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है. तो देख लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट ए था इसका मास कैपिटल M था, ऑब्जेक्ट बी था इसका मास हमारे पास स्मॉल m था. तो फोर्स क्या आ गया हमारे पास, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मासेस को. ओके, और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. देखिए एक एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया. ओके, जो इसका सेकेंड पार्ट था वो भी लगाते हैं. तो देखिए यही था हमारा, हमने लास्ट में एक्सप्रेशन क्या निकाला था कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या आया था हमारा, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. अच्छे से याद रखना है, फोर्स इज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, फोर्स F प्रोपोर्शनल, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होता है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम तब कहते हैं जब हमने न्यूमरेटर में टर्म लिखते नहीं हो, जैसे m इंटू m. ओके, तो ये न्यूमरेटर पार्ट में, इसके डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. ओके, और जो सेकंड पार्ट कहता है यूनिवर्सल लॉ का, वो क्या कहता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, अगर ये फोर्स लग रहा है तो क्या कहते हैं, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड क्या आता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये भी यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ही है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब किसके बीच का, ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है.
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर्स। अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टर्म्स आपकी न्यूमरेटर में आएंगी, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी टर्म्स आपकी डिनोमिनेटर में आएंगी। समझ गए बात। और यहाँ पर लिखा क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ध्यान से देखिए इसका मतलब ये अब मैं निकाल क्या रही हूँ, यहाँ पे मैं वो फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जो फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस पे, ऑब्वियस सी बात है इन्होंने किसी ना किसी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है। वो फोर्स की वैल्यू जो है हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से की हेल्प से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो भी आपने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं उनके मास के प्रोडक्ट के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उनके बीच का जो डिस्टेंस है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था d, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया 1/d²। ओके, अब लुक ओवर हियर, ये आ गया आपका सेकेंड स्टेप। अब मैंने इसीलिए लिखा था ताकि अब हम इन दोनों को आराम से कंपेयर कर सके। देखिए ये भी फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ये भी फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ओके, वी विल कंबाइन स्टेप 1 and 2। ओके, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा आपके यहाँ से, और इसको दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया कि जो फोर्स होगा वो मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये टर्म आपका न्यूमरेटर में आ गया और ये जो टर्म था नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंबाइन किया स्टेप 1 और स्टेप 2। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, F इज़ प्रोपोर्शनल टू m क्रॉस m अपॉन d²। ओके, ना लुक ओवर हियर, अभी हमने फॉर्मूला आपका निकाला F इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आती है तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं इक्वल के साथ, लेकिन साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी होगी उसको हम रिमूव करेंगे इक्वल के साथ, और जो यहाँ पर कांस्टेंट हमारा लगेगा उसे हम कहेंगे कैपिटल G। ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल G से m इंटू एम अपॉन d²। ओके, अब हेयर, अब जिस फोर्स की हम बात कर रहे थे उस फोर्स की वैल्यू है ये आपके पास F इज़ इक्वल टू Gm इंटू एम अपॉन d²। ठीक है, तो जिस फोर्स ऑफ हम बात कर रहे थे अट्रैक्शन की, जो उन दो आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है वो फोर्स किसके बराबर होता है, आपका F इज़ इक्वल टू Gm क्रॉस m अपॉन d²। मतलब अगर आपने फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी कि जो हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, एक ऑब्जेक्ट आपका A था और एक ऑब्जेक्ट आपका B था। ठीक है, अगर हमें ये पता करना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी दोनों के मासेस गिवन होंगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में हम G को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको बताया जाए G क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे क्या कहा जाता है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू है कांस्टेंट की, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या कहलाई जाती है, इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका प्रोपोर्शनैलिटी का। कांस्टेंट मतलब इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम, अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, G की वैल्यू डाल के M की वैल्यू और M की वैल्यू मल्टीप्लाई करके d² से डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और G यहाँ से अगर हमने G कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू दैट इज F इंटू d² अपॉन m इंटू एम।
ओके। तो ये आपका ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, लेट अस फाइंड इट्स एसआई यूनिट। कई बार एग्जाम्स में जो होता है इसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। अब देखिए जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया है वो हमारे पास क्या होता है, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ओके। अब यहाँ से आप इसकी एसआई यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको पता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, हमने कर रखा है। फोर्स की एसआई यूनिट होती है आपके पास न्यूटन। डिस्टेंस आपका किस में होता है, मीटर्स में होता है, तो ये बन जाएगा, स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। नीचे देखिए मास है आपका, मास केजी में होता है, ये भी आपका मास ही है, ये भी किस में होगा, केजी में होगा, ठीक है। तो आपकी एसआई यूनिट क्या निकल के आएगी, एसआई यूनिट आएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर, ओके। अब आपको पता है दिस इज़, ये आपकी जो होती है ये होती है आपकी एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल gravitation constant. It is very important, you should know what is the SI unit of gravitational universal gravitation constant. तो क्या होती है आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको पता है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ओके। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। और जी की आपके पास वैल्यू भी होती है, वो कितनी होती है, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। जिस कांस्टेंट वैल्यू की हम बात कर रहे थे जी की, कि अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻11। तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को जी की यूज़ कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। तो ये कैपिटल वैल्यू है आपकी जी की, एंड दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, ओके। रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।